मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। साल 1877 में वैंडरबिल्ट फैमिली की कुल दौलत $300 मिलियन थी। आज के हिसाब से देखें तो ये करीब $10 बिलियन होते हैं। लेकिन 1973 तक उनके डिसेंडेंट्स में से एक भी मिलियनेयर नहीं बचा था। लेकिन दूसरी तरफ रॉकफेलर्स ने उनसे बहुत छोटी शुरुआत की थी। फिर भी 6 जनरेशन्स के बाद भी वो आज अपने 250 से ज्यादा हेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आखिर दोनों में फर्क क्या था? जो लोग वेल्दी होने के बाद इन चीजों को सीखने का इंतजार करते हैं वो आमतौर पर अपनी वेल्थ को बचाकर नहीं रख पाते। लेकिन जो लोग इन चीजों को जल्दी सीख लेते हैं वो अपनी वेल्थ को एक ऐसे सिस्टम में बदल देते हैं जो उस वेल्थ को संभाल कर रख सकता है। तो ये हैं वो 9 सिस्टम्स जो जनरेशनल वेल्थ को बनाते भी हैं और उसे बचाकर भी रखते हैं। पहला सिस्टम है डायनेस्टी ट्रस्ट। मान लीजिए 4 जनरेशन्स हैं और अब हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं कि हर सिचुएशन में क्या होता है। पहला एग्जाम्पल वैंडरबिल्ट्स की सिचुएशन से काफी मिलता जुलता है। मान लीजिए पहली जनरेशन अपने सारे एसेट्स दूसरी जनरेशन को दे देती है और ये भी मान लेते हैं कि सारे एसेट्स को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया गया। फिर भी उन्हें एस्टेट टैक्सेस और ट्रांसफर टैक्सेस देने पड़ते हैं और यही चीज हर जनरेशन से अगली जनरेशन में होती रहती है। भले ही सारे एसेट्स बहुत अच्छी तरह मैनेज किए जा रहे हों, लेकिन हम जानते हैं कि टैक्सेस वेल्थ क्रिएशन को स्लो करने वाले सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है। इसलिए हर नई जनरेशन के साथ उन्हें मिलने वाली वेल्थ धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाती है। दूसरा एग्जाम्पल इससे बेहतर है जहां फैमिली कुछ एस्टेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करती है। पहली जनरेशन समझती है कि आखिर में ये एसेट्स उनके फैमिली मेंबर्स को ही मिलने वाले हैं, इसीलिए वो जनरेशन स्किपिंग ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो एक जनरेशन को स्किप करते हैं और सिर्फ एक जनरेशन स्किप करके ट्रांसफर टैक्सेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। इतना सा बदलाव भी फैमिली की काफी मदद करता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है और पहले ऑप्शन से काफी बेहतर है। लेकिन तीसरा ऑप्शन, यही वो तरीका है जो रॉकफेलर्स ने इस्तेमाल किया। भले ही उन्होंने वैंडरबिल्ट्स के मुकाबले बहुत छोटी फॉर्च्यून से शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने अपने सारे एसेट्स एक ट्रस्ट में डाल दिए। उन्होंने ट्रांसफर टैक्सेस सिर्फ एक बार पे किए। लेकिन जैसे जैसे एसेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हुए ग्रो करते रहे, इससे फैमिली को 3 बड़े बेनिफिट्स मिले। नंबर 1, उन्हें अपनी लाइफ के दौरान इनकम मिलती रही। नंबर 2, उन्हें अपने एसेट्स के अगेंस्ट पैसा बोरो करने की एबिलिटी मिली, यानी वो अपने एसेट्स के अगेंस्ट लोन लेकर उस पैसे को दूसरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। और नंबर 3, जनरेशन्स के बीच कोई एस्टेट टैक्स या ट्रांसफर टैक्स नहीं था। यही होता है जब आपको ट्रस्ट के पूरे प्रिंसिपल को बार बार डाइल्यूट नहीं करना पड़ता। फैमिली की वेल्थ टाइम के साथ लगातार ग्रो करती रहती है और साथ ही फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट करती रहती है। सिर्फ एक चीज, डायनेस्टी ट्रस्ट का इस्तेमाल फैमिली के पूरे एसेट बेस को ग्रो करने में मदद करता है। मुझे पता है अपने फैमिली मेंबर्स को डायरेक्टली पैसा देना ज्यादा पर्सनल महसूस होता है, लेकिन यही वो तरीका है जिससे बड़ी बड़ी फॉर्च्यून्स गायब हो जाती हैं। पर्सनल ओनरशिप आपकी वेल्थ को टैक्सेस, लॉ सूट्स और डिवोर्सेस के सामने एक्सपोज कर देती है। और अगर अभी आपके पास उस लेवल की वेल्थ नहीं भी है, तब भी उसके लिए पहले से प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि वैंडरबिल्ट्स ने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते जाते इतनी ज्यादा वेल्थ खो दी, जबकि रॉकफेलर्स की वेल्थ लगातार कंपाउंड होती रही। दूसरा सिस्टम है होल्डिंग कंपनी। क्या आप जानते हैं कि वॉल्टन फैमिली के इतने ज्यादा मेंबर्स फोर्ब्स 400 लिस्ट में क्यों हैं, जितने दुनिया की किसी और फैमिली के नहीं हैं? क्योंकि वॉल्टन्स ने अपने और वॉलमार्ट के बीच एक कंपनी खड़ी कर दी। वॉलमार्ट दुनिया का नंबर 1 रिटेलर है। उनकी कंपनी वॉलमार्ट के स्टॉक्स को ऑन करती है, फैमिली उन्हें डायरेक्टली ऑन नहीं करती। इस केस में जिम, एलिस और रॉब वॉल्टन, जो एक्टिवली बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो तीनों मिलकर वॉलमार्ट का 1% से भी कम हिस्सा डायरेक्टली ऑन करते हैं। उनके पास एक फैमिली ट्रस्ट स्ट्रक्चर है जो 19% ऑन करता है। ये पूरा फैमिली ट्रस्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता आया है। लेकिन वॉल्टन एंटरप्राइजेस यानी उनकी कंपनी, उनकी होल्डिंग कंपनी के पास सारा कंट्रोल, सारे राइट्स और इसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करने की एबिलिटी है। और यही स्ट्रक्चर वॉलमार्ट का कंट्रोल बनाए रखता है। जब एसेट्स को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करने की बात आती है तो इक्वल ओनरशिप फेयर लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ओनरशिप नहीं है, प्रॉब्लम है ओनरशिप स्ट्रक्चर। और वॉल्टन्स ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी। यही कारण है कि वो दुनिया का नंबर 1 रिटेलर बिल्ड कर पाए, क्योंकि उन्होंने पूरी फैमिली के कंट्रोल स्ट्रक्चर को कई जनरेशन्स तक फैमिली के अंदर ही रखा। तीसरा सिस्टम है
लाइफ इंश्योरेंस लिक्विडिटी इंजन। लिक्विडिटी का सबसे सिंपल मतलब है कि जब भी आपको कैश की जरूरत हो, आपके पास उसे एक्सेस करने की एबिलिटी हो। जो रॉबी ने मियामी डॉल्फिन्स को एक ऐसे एसेट में बिल्ड किया जिसकी वैल्यू सैकड़ों मिलियन डॉलर थी, लेकिन वो टीम को पर्सनली ऑन करते थे, और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एस्टेट पर बहुत बड़े टैक्सेस आ गए और टीम ही उनका एकमात्र बड़ा एसेट थी। टैक्सेस पे करने के लिए कोई लिक्विडिटी प्लान नहीं था, इसलिए फैमिली को खराब टर्म्स पर टीम बेचनी पड़ी। डिसिप्लिन्ड फैमिलीज इससे भी एक कदम आगे जाती हैं। ट्रस्ट खुद एक फैमिली बैंक बन जाता है और वो उस फैमिली बैंक को फंड करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के एक कलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। आपका फैमिली बैंक फैमिली के हर मेंबर के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा, और जैसे जैसे वो प्रीमियम्स पे करता है और पॉलिसीज मैच्योर होती हैं, दो चीजें होती हैं। पहली, पॉलिसीज फैमिली बैंक को डिविडेंड्स पे करना शुरू करती हैं, और दूसरी, वो फैमिली बैंक के लिए कैश वैल्यू बिल्ड करना शुरू करती हैं। यही वो पॉइंट है जहां बैंक के पास असली कैश होता है। उसके पास फैमिली की मदद करने के लिए लिक्विडिटी होती है। उस समय फैमिली मेंबर्स अपने ही फैमिली बैंक से पैसा बोरो कर सकते हैं। ये पैसा इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो सकता है, लाइफस्टाइल के लिए हो सकता है, या रियल एस्टेट और कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब उन इन्वेस्टमेंट से पैसा वापस आता है तो वो पैसा वापस सीधे फैमिली बैंक में चला जाता है। इस तरह जब भी फैमिली में कोई नया मेंबर पैदा होता है, उसके नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, और जैसे जैसे वो पॉलिसी मैच्योर होती है, वो फैमिली बैंक में और ज्यादा कैश जोड़ती है, और अगर फैमिली में किसी की डेथ होती है तो लाइफ इंश्योरेंस पे आउट करता है, जिससे फैमिली बैंक को और ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है। ये स्ट्रक्चर फैमिली बैंक को खुद एक एसेट की तरह ग्रो करने देता है और उसे इस तरह तैयार करता है कि वो आने वाली कई जनरेशन्स तक फैमिली को सपोर्ट कर सके। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ इनकम रिप्लेसमेंट के लिए होता है या किसी की डेथ के रिस्क पर किसी दूसरे इंसान को पैसा देने के लिए होता है, लेकिन वेल्दी फैमिलीज इसे एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल करती हैं। जब टैक्सेस आते हैं या मुश्किल सिचुएशंस आती हैं, तब वो इसे कैश ऑन डिमांड के लिए इस्तेमाल करती हैं। चौथा सिस्टम है फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो भाइयों की कहानी है। उन्हें $5 मिलियन की एक कंपनी इनहेरिट होती है, लेकिन उस कंपनी के लिए कोई भी रिटर्न रूल्स नहीं है। उनमें से एक भाई पैसा दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है और दूसरा भाई कैश चाहता है। अब एक डिवोर्स के बाद, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। लॉयर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्रेडिटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और आखिर में उन्हें $5 मिलियन की उस कंपनी को सिर्फ $3 मिलियन में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर उनके पास रिटर्न रूल्स होते तो उन रूल्स की मदद से लोन्स, डिस्ट्रीब्यूशंस या कैश का एक्सेस दिया जा सकता था। वो रूल्स ये भी इंश्योर करते कि किसी मुश्किल सिचुएशन में कोई भी उन्हें बिजनेस बेचने के लिए फोर्स ना कर सके और बिजनेस अपनी जगह इंटैक्ट रहता और आगे ग्रो करता। यही कारण है कि आपको अपने सभी फैमिली एसेट्स के लिए रूल्स की जरूरत होती है। अगर उन्हें बिजनेस उस समय बेचने के लिए फोर्स नहीं किया जाता जब वो उसे बेचना नहीं चाहते थे, तो बिजनेस अपनी जगह इंटैक्ट रहता और टाइम के साथ ग्रो करता रहता। इसे फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फैमिली मेंबर्स को इन एसेट्स की ऑनरशिप सीधे देने के बजाय कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो उस ऑनरशिप को डिफाइन करते हैं, और फैमिली मेंबर्स को उन सभी रूल्स को फॉलो करना होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं या आपके पास सैकड़ों एसेट्स हैं। हो सकता है कि अभी आपका एकमात्र फैमिली एसेट आपका घर हो, लेकिन सिर्फ उस घर को अपने 3 बच्चों के नाम कर देना शायद सही जवाब ना हो, क्योंकि उन तीनों को ये नहीं पता कि उसके लिए रूल्स क्या हैं। इसलिए हर फैमिली एसेट के साथ कुछ रूल्स जुड़े होने चाहिए, ताकि जो भी फैमिली मेंबर्स उन्हें इनहेरिट करें या उन पर कंट्रोल रखें, उन्हें पता हो कि वो उस एसेट का इस्तेमाल फैमिली के फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। ये रूल्स 2 इंपॉर्टेंट काम करते हैं। नंबर 1, ये सभी फैमिली मेंबर्स को उस एसेट का बेनिफिट देते हैं, और नंबर 2, ये फैमिली एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो टाइम के साथ ग्रो करें और आने वाली कई जनरेशन्स तक बने रहें। सिस्टम नंबर 5 है काउंसिल्स एंड कमिटीज। हर्स्ट फैमिली अमेरिका की सबसे आइकॉनिक फैमिलीज में से एक है। उन्होंने कैलिफोर्निया में हर्स्ट कैसल भी बनाया। उन्होंने अपने फैमिली ट्रस्ट के लिए एक बोर्ड सेटअप किया
इस बोर्ड में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, फैमिली के मेंबर्स। नंबर 2, फैमिली के बाहर के इंडिपेंडेंट मेंबर्स। और नंबर 3, एक कॉर्पोरेट ट्रस्टी। और इससे 3 बड़े एडवांटेज मिलते हैं। नंबर 1, इससे ट्रस्ट एग्रीमेंट को फॉलो करने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका मिलता है, यानी वो रूल्स जिन्हें फैमिली ने अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए सेटअप किया था। नंबर 2, ये एंश्योर करता है कि कोई भी रोग फैमिली मेंबर उन एसेट्स को बर्बाद ना कर सके जिन्हें फैमिली के लिए लंबे टाइम में बिल्ड किया गया है। और नंबर 3, कॉर्पोरेट ट्रस्टी और इंडिपेंडेंट मेंबर्स का होना फैमिली मेंबर्स को यह सिखाता है कि एसेट्स के बेहतर स्टीवर्ड्स कैसे बनना है। हमने ये प्रोसेस हर्स्ट फैमिली ट्रस्ट से सीखा और इसे अपने लिए अडेप्ट किया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं। एक पब्लिक कंपनी की तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेटअप करना आपके एसेट्स को सेफगार्ड करने और टाइम के साथ उनकी कंपाउंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। और अब हम आते हैं छठे सिस्टम पर, ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस। मार्स कंपनी जो एम्स और स्निकर्स बनाती है 1911 से प्राइवेट रही है और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा फैमिली ओन्ड बिजनेस है। इसकी ऑनरशिप को इस तरह स्ट्रक्चर किया गया है कि इसका कोई भी हिस्सा बेचना जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। इसमें कोई पब्लिक कंपनी स्टॉक नहीं है और शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ये फैमिली मेंबर्स को जल्दबाजी में फैसले लेने से रोकता है। वो आसानी से कैश आउट नहीं कर सकते, डिवोर्स की वजह से फोर्स्ड सेल नहीं हो सकती और क्रेडिटर्स भी आसानी से कोई कंट्रोल सीज नहीं कर सकते। प्राइवेट रहने से शॉर्ट टर्म प्रेशर हट जाता है और इससे बिजनेस में कई दशकों तक लगातार रीइन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल होता है। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं और हर पार्टनर जब चाहे अपने शेयर्स बेच सकता है। अब अगर एक पार्टनर अपने शेयर्स और अपनी 1/3 स्टेक बेच सकता है तो इससे पूरे बिजनेस में बहुत ज्यादा केओस क्रिएट हो सकता है। इससे बिजनेस का पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली बदल सकता है। मान लीजिए मैंने वो शेयर्स खरीद लिए, लेकिन मुझे उस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं अलग तरीके से वोट करना शुरू कर देता हूं। इससे खराब डिसीजंस फोर्स हो सकते हैं, जहां बाकी दोनों पार्टनर्स को अब अलग फैसले लेने पड़ सकते हैं, जैसे बिजनेस बेचना, रिकैप करना या बिजनेस स्ट्रक्चर को बदलना, क्योंकि अब उनके साथ एक खराब सेकंड या थर्ड पार्टनर आ गया है और इसकी वजह से वो फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते। इसके अलावा अगर एक्सटर्नल क्रेडिटर्स या पॉसिबल लॉस शूट्स करने वाले लोगों को पता हो कि हर मेंबर अपने शेयर्स बेच सकता है तो आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको रैंसम किया जा सकता है और आपके ऊपर ज्यादा लॉस शूट्स हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लिक्विडिटी एक्सेसिबल है। बेहतर तरीका ये है कि इंपॉर्टेंट चीजों को करना मुश्किल बनाया जाए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर को अपने शेयर्स बेचने की जरूरत पड़े। कई बार किसी पार्टनर को लिक्विडिटी की जरूरत हो सकती है। आप किसी चीज को पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं बनाना चाहते, लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीजों को करना मुश्किल जरूर बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि टाइम के साथ चीजों पर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई इंसान सच में कुछ करना चाहता है और वो चीज उसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है तो फ्रिक्शन कितना भी हो वो फिर भी उसे करेगा। लेकिन अगर चीजें बहुत आसान हैं तो आप उसके लिए खराब डिसीजंस लेना भी आसान बना रहे हैं। 7वां सिस्टम है लॉन्ग होल्ड डिजाइन। अपना पहला बिजनेस बेचने के बाद मैंने और मेरे पार्टनर ने अपना पहला वीसी फंड सेटअप किया। हमारा गोल था 5 साल तक इन्वेस्ट करना और करीब 30 इन्वेस्टमेंट्स करना। हमने ठीक ठाक परफॉर्म किया, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से S&P 500 को बीट कर पाए। फिर हमने पीछे हटकर खुद से एक सवाल पूछा, ऐसा कौन सा एक बदलाव है जो हम अपने अगले फंड में करना चाहेंगे? और हमें रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम हमारी स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम हमारे टैक्टिक्स भी नहीं थे। असल चीज थी टाइम होराइजन। इसलिए 5 साल का फंड प्लान रखने के बजाय हमने 100 साल का प्लान रखने का फैसला किया। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स का टाइम होराइजन पूरी तरह बदल दिया और इससे हमारे लिए 2 चीजें हुई। पहली, कल ही रिटर्न पाने का हमारा स्ट्रेस ड्रामेटिकली कम हो गया और दूसरी, इसने फ्यूचर को देखने की हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट 5 साल के प्लान से 100 साल के प्लान पर जाना हमें कुछ ऐसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स तक ले गया जो हम कभी कर सकते थे। मैंने ये आइडिया वॉरेन बफेट से सीखा था।
अपनी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक पंच कार्ड रखने का आइडिया। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पंच कार्ड है जिसमें सिर्फ 10 होल्स हैं और आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 10 इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और उसके अलावा कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट नहीं। क्या आप उन इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे? असल में वेल्थ इसी तरह बनती है। आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं और फिर उन्हें लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। इससे आप एक अच्छे डिसीजन की कंपाउंडिंग को बीच में इंटरप्ट नहीं करते, क्योंकि आपका सबसे हार्ड वर्किंग बिजनेस पार्टनर है टाइम। नंबर 8 है लिक्विडिटी रिजर्व्स। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में जाते हैं, वहां आपके 9 एम्प्लॉयज हैं और आपका हर एम्प्लॉय कुछ भी नहीं कर रहा। आपको कैसा लगेगा? आप अपसेट होंगे, आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय के पास एक जॉब होनी चाहिए। उसी तरह अगर आप अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं और आपका पैसा वहां सिर्फ कैश के रूप में पड़ा हुआ है, तो आपको रियलाइज होगा कि वो बस वहीं बैठा है, ये लेजी कैश है। और जैसे हर एम्प्लॉय को एक जॉब चाहिए, वैसे ही हर डॉलर को भी एक जॉब चाहिए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास इमरजेंसी फंड में कैश है, प्रॉब्लम यह है कि आप उस पैसे को कितनी अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सिर्फ एक इमरजेंसी फंड में कैश रखने के बजाय आपको असल में क्या करना चाहिए? जवाब है, जब आपको कैश की जरूरत हो तब आपके पास उस कैश का एक्सेस होना। एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो है कैश तक एक्सेस बिल्ड करना, ताकि अगर किसी खास समय पर बिजनेस की ग्रोथ, एक्सपेंशन या किसी भी तरह के रिस्क के लिए कैश की जरूरत पड़े तो उसके पास कैश का एक्सेस हो। अब मैं आपको 7 तरीके दिखाता हूं जिनसे आप कैश का एक्सेस पा सकते हैं और अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड्स। एक मेंटालिटी है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा बोरो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक इमरजेंसी में वो ठीक इसी काम के लिए मौजूद है। नंबर 2, हिलॉक यानी होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट। आपके घर में इक्विटी है जो डेड इक्विटी है, कोई उस इक्विटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो कैश लेजी कैश है। लेकिन किसी इमरजेंसी में अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप अपने ही एसेट के अगेंस्ट पैसा बोरो कर सकते हैं, अपने ही बैंक के अगेंस्ट बोरो करके उस पैसे को उस जगह डिप्लॉय कर सकते हैं जहां आप करना चाहते हैं। नंबर 3, लाइन ऑफ क्रेडिट। आप अभी अपने बैंकर के पास जा सकते हैं और एक लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए पूछ सकते हैं। वो आपको एक प्रोसेस से लेकर जा सकते हैं जिसमें आपको अपने P&Ls और अपना बिजनेस प्लान दिखाना होगा। आपको कैश का एक्सेस देता है। नंबर 4, बो सिक्योरिटीज बैक्ड लाइन ऑफ क्रेडिट। आप अपने स्टॉक और बॉन्ड पोर्टफोलियो के अगेंस्ट पैसा बोरो कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बिलियनियर्स अपने स्टॉक्स के अगेंस्ट बोरो करते हैं। नंबर 5, कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस। इसे बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस बिल्ड करते हैं और पॉलिसीज मैच्योर होती हैं, आपके पास उस पॉलिसी की कैश वैल्यू के अगेंस्ट पैसा बोरो करने की एबिलिटी आ जाती है और फिर आप उस पैसे को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, हार्ड मनी। रियल एस्टेट में हार्ड मनी का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, खासकर प्रॉपर्टीज को फ्लिप करने या उन्हें एक्वायर करने के लिए, लेकिन आप इसे किसी भी सिचुएशन में एक प्राइवेट मनी लोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, पेमेंट प्रोसेसर लोन। मैंने स्ट्राइप जैसी कंपनियों और दूसरे पेमेंट प्रोसेसर्स को देखा है जो आपके पूरे पेमेंट प्रोसेसिंग बैलेंस के बेसिस पर आपको लोन दे सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को जाकर ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसे समय में जब आपको सच में कैश का एक्सेस चाहिए हो और आप सिर्फ एक बटन क्लिक करके लोन ले सकें और उस कैश को अपने बिजनेस में उस तरह डिप्लॉय कर सकें जैसे आप चाहते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है। 9वां सिस्टम है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने बच्चों को घर के काम करने के लिए कभी पैसे क्यों नहीं देने चाहिए। चॉर्स काम को लेकर एक नेगेटिव कनेक्शन बनाते हैं। अगर बच्चों के दिमाग में सिर्फ यही है कि उन्हें अपना अलाउंस पाने के लिए बर्तन धोने हैं या कचरा बाहर फेंकना है, तो ये उनके फ्यूचर के लिए वर्क और एफर्ट के साथ एक बहुत बड़ा नेगेटिव एसोसिएशन बना देता है। गोल ये नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा सिस्टम बनाएं जहां वो चोर्स करके अपना अलाउंस कमाए। पेरेंट्स के रूप में हमारा काम है अपने बच्चों को वो स्किल्स सिखाना जिनकी मदद से वो अगली जनरेशन में हमारी जगह संभाल सकें। और जब अगली जनरेशन की वैल्यू क्रिएशन की बात आती है तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली है उनका पैशन।
ज्यादातर फैमिलीज जब वेल्दी हो जाती हैं तो वो अपने बच्चों को जो मन करे वो करने देती हैं। वो उन्हें डांस करने देती हैं, उन्हें यूट्यूब करने देती हैं और उनकी लाइफस्टाइल को फंड करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे उनका गेम में इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला है स्किल्स। हमें उन्हें काम करना सिखाना है, चोर्स करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एफर्ट डालने और दुनिया में वैल्यू क्रिएट करने की वजह देने के लिए। और ये बहुत छोटे तरीकों से भी किया जा सकता है। दूसरा है उन्हें पैसे की स्किल्स सिखाना, उन्हें ये समझने में मदद करना कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि वो फ्यूचर में उस पैसे के अच्छे स्टीवर्ड्स बन सके। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कैरेक्टर। जब आपके पास एजुकेशन होती है तो आप दुनिया के एक बेहतर सिटीजन बनना सीखते हैं, और दुनिया का एक बेहतर सिटीजन बनने का कनेक्शन फिलैंथ्रोपी से है, जिसका सिंपल मतलब है देने की कला। क्योंकि जब आपको पता होता है कि दुनिया में आपसे आगे भी कुछ है, आपसे बड़ा भी कुछ है, जिसकी तरफ आप एस्पायर कर सकते हैं और जिसके लिए आप कुछ दे सकते हैं। अब आपने उन सिस्टम्स को देख लिया है जो कई जनरेशन्स तक वेल्थ को जिंदा रखते हैं।